हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में रेजिस्टर्स डिस्कस करने वाले। तो रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू द पर्टिकुलर पाथ ऑफ द सर्किट। तो इससे पहले हमने सर्किट तो देखा, मतलब इन विच रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल। तो वो सर्किट में अगर हमें करंट को कंट्रोल करना है और वी हैव इफ वी वांट टू लिमिट द करंट, ठीक है, देन वी हैव टू यूज अ कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टर, and resistor is having the property of resistance। क्लियर? तो रेजिस्टर जो है उसको जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी बेसिकली ये जो रेजिस्टर है इसके दो टाइप है, एक कार्बन रेजिस्टर्स और वायर बाउंड रेजिस्टर्स। सो हाई वैल्यू के जो रेजिस्टेंस रहते हैं उसको नॉर्मली कार्बन रेजिस्टर्स प्रेफर किए जाते हैं, और रेजिस्टर्स का यूनिट मैंने बताया आपको, रेजिस्टेंस का ओम रहता है। उसके और भी यूनिट है, किलो ओम, मेगा ओम, ओके, बट बेसिक यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, विच इज एज पर ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टर क्यों यूज करते हैं हम? टू लिमिट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी पार्ट ऑफ सर्किट। अगर सर्किट में एक्सेसिव करंट है तो हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना है और उसका मतलब डैमेज होने से सर्किट को बचाना है, उस टाइम पर हम रेजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रेजिस्टर को रेजिस्टेंस है मतलब वो अच्छा नहीं है, वो भी यूज़फुल है। ठीक है, लेकिन वो हमारे हिसाब से हम इसको जब यूज़ करेंगे तो वो अच्छा है रेजिस्टर। उसका ड्रॉबैक भी है, हमने पहले ही देखा कि पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो जो एनर्जी है ना वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। ठीक है, तो वो एक उसका ड्रॉबैक है, लेकिन अगर अच्छे से यूज़ किया जाए तो रेजिस्टर भी सर्किट में यूटिलाइज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द करंट इन द सर्किट। ठीक है, अभी ये जो है ना कलर कोडिंग सिस्टम फॉर रेजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रेजिस्टर का वैल्यू जब हमें निकालना है तो हम दो टाइप से निकाल सकते हैं। एक तो हमें ये कलर कोडिंग सिस्टम यूज करना है, और सेकंड एक मल्टीमीटर होता है डिवाइस, मतलब उस पर हम डायरेक्टली वो रेजिस्टर लगा के उसका वैल्यू मेजर कर सकते हैं। लेकिन कलर कोडिंग आपको है सिलेबस में, तो कलर कोडिंग से कैसे रेजिस्टर मेजर किया जाता है? तो ये देखो, एक रेजिस्टर का सिंबल है। आप मार्केट में जब जाओगे तो आपको ऐसे रेजिस्टर मिलेगा, मतलब साइज कम रहेगा लेकिन ये जो शेप है ना ये ऐसा ही रहेगा। तो उस पर ये जो बैंड्स रहते हैं, ऐसे फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और ये लास्ट फोर्थ बैंड। तो ये जो फर्स्ट बैंड क्या सिग्निफाई करता है, सेकंड बैंड क्या करता है, थर्ड बैंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। तो ये जो फर्स्ट बैंड है ना ये फर्स्ट डिजिट होता है, देन ये सेकंड बैंड जो है ना ये सेकंड डिजिट है, और थर्ड बैंड ये तो मल्टीप्लायर, अभी देख मैं आगे बताऊंगा आपको ये मल्टीप्लायर वगैरह क्या होता है। और ये जो लास्ट बैंड है ये तीनों से वो थोड़ा दूर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, तो मैं अगर फर्स्ट डिजिट को x बोलूँ, इसको y बोलता हूँ, इसको z बोलता हूँ, ठीक है, तो फिर टॉलरेंस, और इसको जो है p बोलता हूँ टॉलरेंस को, और t बोलता हूँ, टॉलरेंस है ना तो t। तो अभी ये फर्स्ट डिजिट x, सेकंड डिजिट y, मल्टीप्लायर z, और टॉलरेंस क्या होता है, t होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें रेजिस्टर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो अभी देखो ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो बैंड्स है ना इसको डिफरेंट कलर्स रहते हैं, आप जब परचेस करोगे मार्केट से रेजिस्टर तो इसको डिफरेंट कलर्स रहते हैं, तो वो कलर से आपको ये फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस ये सब डिटरमाइन करना है। तो ये टेबल है वो। अभी पहला एक ब्लैक है कलर, सो अगर ये ब्लैक कलर है तो फर्स्ट डिजिट 0 लेना है, सेकंड डिजिट 0 लेना है, मल्टीप्लायर 10⁻0 लेना है, और टॉलरेंस कुछ नहीं है। मतलब अभी ये कैसे लेना है, तो अगर सपोज ये पहला बैंड है और ये ब्लैक है तो फर्स्ट डिजिट के कॉलम में जाना है। क्या है ब्लैक के लिए, 0 है, तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, बाद में अगर सेकंड बैंड है, वो सेकंड बैंड अगर ऑरेंज होगा सपोज, तो ऑरेंज के लिए फर्स्ट ऑरेंज है ना, तो फिर सेकंड बैंड ये सेकंड डिजिट होता है। ठीक है, तो सेकंड डिजिट में के कॉलम में जाना है अभी, तो सेकंड डिजिट के कॉलम में ऑरेंज देखिए, तो अभी 3 है, तो इधर लिखो 3 इंटू मल्टीप्लायर, इसीलिए मल्टीप्लायर बोला उसको, इंटू करना है, इंटू 10⁻, डायरेक्टली ये 10⁻। अभी देखो मल्टीप्लायर में ऑरेंज के साथ, मल्टीप्लायर में अभी ये अगर कलर रेड है तो मल्टीप्लायर में रेड के आगे देखो ये 10⁻2 है, तो इंटू 10⁻2, तो ये उसकी वैल्यू हो गई कितनी, 3 इंटू 10⁻2, इट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस, मतलब 300 ओम्स, क्योंकि 10⁻2 मतलब 100, तो 100 इंटू 3 इज 300।
देखा, अब समझा आपको? ठीक है, मैं पहले आप बताता हूँ, देखो फिर से बताता हूँ। ये पहले बैंड को देखना है, वो आप रजिस्टर हाथ में लेंगे तो वो कलर आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर ये पहला कलर रेड है, रेड, तो ये फर्स्ट डिजिट 2 हो जाएगा। तो पहले आपको 2 ऐसे लिखना है, 2। बाद में सेकंड बैंड की तरफ जाइए, सेकंड बैंड में अगर वो कलर येलो है तो येलो में सेकंड डिजिट दिखिए, फर्स्ट डिजिट में मत देखो, सेकंड डिजिट के कॉलम में येलो दिखिए तो 4 है वो, तो आपको लिखना है 4। अभी इनटू ही करना है क्योंकि मल्टीप्लायर ही बोला है ना, तो मल्टीप्लायर मतलब इनटू 10 की पावर। अभी देखो ये अगर ये बैंड अगर ब्राउन है तो देखो ब्राउन किधर है, इधर, तो ये सेकंड ब्राउन है, तो मल्टीप्लायर में ब्राउन देखो तो वो 10 की पावर 1 है, तो इंटू 10 की पावर 1 हो जाएगा। और अगर लास्ट जो बैंड है ना वो बहुत दूर है, वो अगर सिल्वर होगा तो कितना उसका टॉलरेंस होगा, तो उसका टॉलरेंस होगा 10%, प्लस और माइनस 10%। तो वैल्यू में प्लस और माइनस 10% फ्लक्चुएशन होना ही है, तो चलेगा, होगा तो भी चलेगा। तो अभी ये कितना है 24 इंटू 10, मतलब ये 240 ओम इसका वैल्यू आया। तो इस तरह से हमें वैल्यू निकालने होते हैं रेजिस्टर के। तो आपको ये टेबल अच्छे से आना चाहिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायोलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ओके, और ये फर्स्ट डिजिट आपको ऐसे ही याद रखना है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। नहीं तो ये जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो आपको फर्स्ट डिजिट ऐसा ही कॉलम याद रखना है, सेकंड डिजिट ऐसा ही कॉलम याद रखना है, मल्टीप्लायर ऐसा ही रखना है, और फिर बाद में टॉलरेंस, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग कलर कोड। अभी ये देखो, ये इसको बोलते हैं रेओस्टेट। क्या बोलते हैं उसको? रेओस्टेट। तो ये जो रेओस्टेट है ना इज एडजस्टेबल रेजिस्टर। रेओस्टेट इज एडजस्टेबल रेजिस्टर। तो उसका फंक्शन क्या है एडजस्टेबल रेजिस्टर का? इट इज यूज्ड इन एप्लीकेशन व्हेन वी रिक्वायर एडजस्टेबल करंट। मतलब जब हमें करंट को कंट्रोल करना है और करंट को लिमिट करना है एनी एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, उस टाइम पर ही रेओस्टेट बहुत यूजफुल है। तो हम उसको करंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टर। तो एक वेरिएबल रेजिस्टर ही है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है, तो अभी देखो, रेओस्टेट कैन बी यूज टू एडजस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको मालूम है कि 2 पॉइंट है, तो अगर फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो सेकंड का V2 है, तो डिफरेंस जो होगा दोनों में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो अगर हमें वेरिएबल करना है, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना है, उस टाइम पर भी रेओस्टेट हम यूज कर सकते हैं। तो रेओस्टेट एक कभी यूज करते हैं इफ़ वी रिक्वायर एडजस्टेबल करंट। सेकंड टाइम कब यूज सकते हैं कब यूज कर सकते हैं इफ़ वी रिक्वायर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस। और थर्ड इफ, एंड ये जो रेओस्टेट में एक रेजिस्टिव एलिमेंट रहता है, ये देखो ये रेजिस्टिव एलिमेंट है, वो रेजिस्टिव एलिमेंट मेटल वायर का रहते हैं। उस एक्चुअली रेओस्टेट को 3 टर्मिनल रहते हैं, ये है टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, और जो ऊपर रहता है वो टर्मिनल बेसिकली सी। ये टर्मिनल सी है एक्चुअली, ये जो टर्मिनल है ना ये टर्मिनल सी होता है, और ये कॉइल है। तो ये स्लाइडिंग है, थर्ड टर्मिनल और स्लाइडिंग है, हम इस पर ऐसा स्लाइड करते हैं, तो जब हम स्लाइड करेंगे ना तो रेजिस्टर की वैल्यू वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और बाद में ओके, रेजिस्टिव मेटल एलिमेंट कैन बी मेटल वायर। और बेसिकली इसका एप्लीकेशन कब है? हाईफाई सिस्टम्स, हाई फिडेलिटी सिस्टम्स मालूम हो गया आपको, तो वहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल जब करना पड़ता है, साउंड को कम ज़्यादा, तो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए बहुत यूज़फुल है। हम जब वो नॉब ऐसे घुमाते हैं ना रेडियो के ऊपर, जो साउंड का नॉब है वॉल्यूम कंट्रोल का, वो मतलब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, वो वेरिएबल रेजिस्टर है, हम उसका रेजिस्टर चेंज कर रहे हैं उधर। तो जब भी हाईफाई सिस्टम में हमें साउंड को कंट्रोल करना है, साउंड को कम करना है और बढ़ाना है, तो उस टाइम पर हम वो रेओस्टेट जो मतलब वो वेरिएबल रेजिस्टर है उसका नॉब हम घुमाते हैं, सो दैट रेजिस्टेंस विल चेंज। मतलब हम ये जो मेटल ये जो फिलामेंट है और रेजिस्टिव मेटल एलिमेंट है उसको हम घुमाते हैं ऐसे, सो दैट रेजिस्टर विल चेंज। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकली बहुत सिग्निफिकेंस है, एक्सपेरिमेंट में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा रेओस्टेट, और आप लैब में देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, लेकिन ये जो कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कभी कभी जब आंसर्स में रजिस्टर निकालना होता है, मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं देते, बोलते कौन सा कलर कोड उसको अप्लाई होगा, मतलब आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा और बाद में रिवर्स जाना पड़ेगा, वैल्यू से कलर कौन से है। ठीक है, तो इसलिए कलर कोडिंग सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट।
ओके, सो इस तरह से मैंने रेजिस्टर, देन टाइप्स ऑफ रेजिस्टर और कलर कोडिंग का टेबल, फिर मैंने आपको 2-3 रेजिस्टर के वैल्यू भी निकाल कर दिखाए कि कैसे हमें कलर कोडिंग से वैल्यू निकालने, और बाद में फिर मैंने रेओस्टेट आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टर है जिससे हम करंट को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स ईजी है, मतलब ज़्यादा कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आपको एक बार भी रेडी किया तो चलेगा। ठीक है, अभी मैं इसके बाद लेने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इन सीरीज एंड पैरेलल, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स डिस्कस करने वाले, इन विच फर्स्ट केस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ओके, और सेकंड केस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हमें डिस्कस करना है। लिसन हियर, ये सीरीज मतलब ये R1 इज द फर्स्ट रेजिस्टर एंड R2 इज द सेकंड रेजिस्टर। अभी ये दोनों रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट किए कि फर्स्ट रेजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल, वो सेकंड रेजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों रेजिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है। ओके, और एक चीज़, इन व्हेन टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, उस टाइम पर करंट जो है वो दोनों रेजिस्टर में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम ये जो बैटरी है ये दोनों रेजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, तो अभी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज व्हाट आई, तो ये करंट जो है ना, ये करंट दोनों रेजिस्टर से जाने वाला है, बिकॉज बोथ द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। ठीक है, ओके। अभी what is the voltage drop across this resistor R1? It is V1, and voltage drop across the resistor R2 is V2, because current flowing through each resistor is same, but voltage drop across each resistor is different. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन है। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, बट पोटेंशियल और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब अभी ये R1 एंड R2 सीरीज में है, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस मैं इधर से अगर देखूंगा तो कितना रेजिस्टेंस और कितना टोटल अपोजिशन ऑफर किया जाएगा फॉर द फ्लो ऑफ दिस करंट I। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर I इंटू R1। अभी मैं I1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि I इज द सेम करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर, और करंट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर R2 इज I इंटू R2। ठीक है, अभी टोटल वोल्टेज कितना होगा V1 प्लस V2, बिकॉज कितना वोल्टेज सप्लाई किया V, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज, मतलब जितना सप्लाई किया आउट ऑफ दिस टोटल सप्लाइड वोल्टेज, कितना वोल्टेज इधर अप्लाई हुआ V1, और रिमेनिंग इज अप्लाइड टू R2। सो टोटल इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। जितना वोल्टेज सप्लाई किया उतना वोल्टेज अप्लाई हुआ, और दोनों में वो डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा, लेकिन वो सम जो है वो मैच होने वाला है। ये V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, दैट्स व्हाई दिस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अभी ये V क्या है? V इज द टोटल वोल्टेज सप्लाइड। नाउ टोटल वोल्टेज इज व्हाट? टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। अभी टोटल रेजिस्टेंस तो हम निकालने वाले हैं, विच इज R इक्विवेलेंट। सो दिस इज I इज द टोटल करंट इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2। इधर से लिया मैंने। ओके, देखो V1 इज R1 इज V1 बाय I, सो V1 इज I इंटू R1। अभी देखो यहाँ से I कॉमन निकलने वाला है, तो बेसिकली ये I और ये I कैंसिल होने वाला है, तो दिस इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो जब दो रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो डेफिनेटली उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 होता है। अभी 3 रेजिस्टेंस हो गए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 4 रेजिस्टेंस होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। इन जनरल n रेजिस्टर्स होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। सो इन जनरल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 1 टू n Ri। तो अभी I की वैल्यू, कोई भी I की वैल्यू लो, R1, I की वैल्यू 2 होगी तो R2, और वो समेशन है इसलिए वो एडिशन है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता है और कम होता है। इट इज ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ता है क्योंकि हम उनको ऐड करते हैं सिंपली, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज होता है
कब? जब रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तब। और करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कांस्टेंट, मतलब अगर 3 रेजिस्टर भी सीरीज में है तो तीनों में सेम ही करंट जाएगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। और एक पॉइंट, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है और करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल। ओके, वो हमें यूज़ करना पड़ता है। अभी कैसे निकालने देखो, अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस R1 निकालना है और टोटल वोल्टेज तो मालूम है, तो मैं कैसे निकालूंगा? वोल्टेज अक्रॉस R1 में V1 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अप्लाइड इनटू किसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है? R1 के अक्रॉस। तो मैं वो रेजिस्टर लिखूंगा R1 अपॉन कितना टोटल रेजिस्टेंस है? R1 प्लस R2। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। मुझे वोल्टेज निकालना है R1 के अक्रॉस, तो मैं V1 लिखूंगा जो कि R1 के अक्रॉस का वोल्टेज है, विच इज इक्वल टू टोटल कितना वोल्टेज अप्लाई है? V इनटू किसके अक्रॉस वोल्टेज में निकाल रहा हूँ? R1। तो R1 को लिखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 वो लिखना है। अभी सपोज मुझे V2 निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू व्हाट? कितना टोटल अप्लाइड वोल्टेज है? V इनटू किसके अक्रॉस V2 है? R2 के अक्रॉस। कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा? R1 प्लस R2। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, लेकिन ये जनरलाइज में फॉर्म क्या है? ये जो V अपॉन R1 प्लस R2 है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट है, क्योंकि अगर R1 एंड R2 सीरीज में है तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना बनने वाला है? R1 प्लस R2। अभी टोटल वोल्टेज कितना अप्लाइड है? V। तो टोटल करंट क्या होगा? V अपॉन R1 प्लस R2। ये टोटल करंट है, जो करंट R1 से जाएगा वही करंट R2 से जाने वाला है। तो अभी मैं बोला इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो इससे जाने वाला करंट V बाय R1 प्लस R2 इंटू वो I बन गया, इंटू वो रेजिस्टेंस कितना है? वो रेजिस्टेंस R1, दैट्स व्हाई इट इज VR1 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसको VDR भी बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल, और इसको पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अगर ये दो रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के है तो वोल्टेज कैसे डिवाइड होगा? 50%, मतलब हाफ वोल्टेज R1 के अक्रॉस, हाफ वोल्टेज R2 के अक्रॉस। कभी जब दोनों रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के होंगे तब, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, अभी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स देखेंगे। लिसन हियर, ये दो रेजिस्टर्स R1 एंड R2 दे आर इन पैरेलल। अभी ठीक है, ये तो मैं पैरेलल है, ओके, इट्स दे आर पैरेलल, बट हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दिस टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल? फर्स्ट, if the current flowing through each resistor is different, provided both the resistors are having different value। अगर ये दोनों रेजिस्टर का वैल्यू डिफरेंट है तो डेफिनेटली हर एक रेजिस्टर अलग से वैल्यू लेगा। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा करंट मतलब कैच करेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा करंट खींचेगा, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम करंट खींचेगा। फ्रॉम वेयर? वोल्टेज। ठीक है, अभी देखो, अगर ये दो R1 एंड R2 आर पैरेलल एंड टोटल करंट सप्लाइड बाय द सोर्स इज I, ये जो बैटरी है वो कितना करंट सप्लाइड हो रहा है फ्रॉम बैटरी? I। ठीक है, नाउ दिस करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो करंट है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो रेजिस्टर है, तो यहाँ पर I1 जाएगा और यहाँ पर I2 जाएगा। मतलब जब करंट डिवाइड होगा उस टाइम पर वो दोनों रेजिस्टर पैरेलल है, क्योंकि। और सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये देखो R1 एंड R2 के जो स्टार्टिंग कनेक्शन है और स्टार्टिंग पॉइंट्स है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, और R1 एंड R2 के जो एंडिंग पॉइंट्स है वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब जब दो रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होंगे तब भी वो दो रेजिस्टर्स को हम बोलेंगे दिस टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो दो रेजिस्टर्स पैरेलल में नहीं है। थर्ड पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी देखो ये जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया ना, ये पूरा वोल्टेज ये R2 के अक्रॉस भी जाएगा और R1 के अक्रॉस भी जाएगा। मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज द सेम एज दैट ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो इधर करंट डिफरेंट है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। उधर इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था? इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज वॉज डिफरेंट बट करंट वॉज सेम। ठीक है, ये डिफरेंस है। नाउ लिसन हियर, एज द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो क्वांटिटी डेरिवेशन करते वक्त जो क्वांटिटी सेम है उसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो लेके कोई फायदा ही नहीं है। सीरीज में क्या डिफरेंट था?
वोल्टेज डिफरेंट था, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, उसलिए उसको हमने लिया, डेरिवेशन कर दिया। अभी पैरेलल में क्या डिफरेंट है, करंट्स आर डिफरेंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो अभी वो उसको हम लेंगे और डेरिवेशन बनाएंगे, क्योंकि जो सेम है उससे कोई मिलने वाला नहीं। तो अभी देखो इधर टोटल करंट कितना है I, और अभी ये करंट डिवाइड होगा दो पार्ट्स में I1 प्लस I2, दैट इज इधर I1 इधर I2, सो टोटल I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि जितना करंट अंदर आएगा उतना ही करंट बाहर जाने वाला है। तो अंदर कितना करंट आया, इधर आया, लेकिन वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया I1 एंड I2। अगेन ये यहाँ पर वो दो करंट एक साथ मिल गए और बाहर कितना निकला करंट I, जितना इनकमिंग करंट उतना आउटगोइंग करंट। ठीक है, अभी देखो तो ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। अभी ये I को मुझे लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, कौन सा लॉ अप्लाई करूंगा, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ हमने देखा है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस विल गिव मी करंट। तो अभी ये जो I टोटल है, मतलब मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लेना है, वो तो V ही रहेगा, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज R इक्विवेलेंट। सो दिस इज V अपॉन R इक्विवेलेंट, इट इज द टोटल करंट। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू R1, कितना करंट फ्लो हो रहा है R1 से, वो तो V अपॉन R1 ही होगा, प्लस कितना करंट R2 से फ्लो हो रहा है, V अपॉन R2। तो V कॉमन है इधर, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया था कि पैरेलल में वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये V कैंसिल होता है, तो ये बचेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अभी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू, अभी मैंने उसको रिवर्स कर दिया, मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल होते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, मतलब इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अगर दो रेजिस्टेंस, मतलब एक 2 है और दूसरा सपोज 2 ही है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, हाफ ऑफ दैट, मतलब 2 का हाफ 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बट इन सीरीज व्हाट वाज द स्टेटमेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है कम होता है, कब, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तब। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरीज के बारे में तो ठीक है, वो सिंपली एडिशन रहता है। पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस है तो आप ये फार्मूला यूज कीजिए, लेकिन अगर मोर देन 2 रेजिस्टर्स है, 3 4, तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपको ये बेसिक ही याद रखना चाहिए, R1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जितने रेजिस्टेंस है वो होंगे उतने। ठीक है, और एक पॉइंट, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ और पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला लगाओ। इधर करंट CDR, करंट डिवीजन रूल हम लगाएंगे। तो अभी देखो कैसे लिखना कैसे है, ये टोटल करंट है, ठीक है, टोटल करंट तो I होगा। तो अभी मैं लिखता हूँ इधर टोटल करंट, तो इनकमिंग I इज, मतलब I1 मुझे निकालना है अभी सपोज, तो मैं I1 लिखूंगा इज इक्वल टू टोटल करंट कितना है I, ठीक है, इनटू जो I1 है वो किस रेजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है, R1 से हो रहा है। तो अभी उसके अपोजिट जो रेजिस्टेंस है वो मुझे लिखना है, क्या कौन सा रेजिस्टर अपोजिट है, इनटू R2 में लिखूंगा। ओके, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2, तो ये क्या बन गया, I1 इज इक्वल टू I इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अभी I2 निकालना है, तो I2 इज इक्वल टू, ठीक है, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट कितना है I इंटू, अभी ये रेजिस्टर करंट कौन से रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है, R2 से। ठीक है, तो अपोजिट कौन सा मुझे लेना पड़ेगा, R1 लेना पड़ेगा, तो ये मैं R1 लूँगा, तो R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो इस तरह से हम करंट डिवीजन फार्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो पहले वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन दो रेजिस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी टाइम्स यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली यूजिंग दिस करंट CDR एंड VDR। ओके, तो बस एक ही डिफरेंस है, वोल्टेज डिवीजन के टाइम आपको जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना होता है वही रेजिस्टर न्यूमरेटर में लेना है, डिनोमिनेटर में तो टोटल R1 प्लस R2 आएगा। और करंट डिवीजन के टाइम आपको जो रेजिस्टर से करंट निकालना है उस रेजिस्टर के अपोजिट साइड में जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो R1 प्लस R2 आएगा। बाकी I तो आने वाला है क्योंकि वो टोटल करंट है।
ठीक है, तो ये उसके दो स्पेशल केसेस है। फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन यू कैन बिल्ड करंट डिवीजन रूल, फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन यू कैन बिल्ड वोल्टेज डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी मैंने इस लेक्चर में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और रेओस्टैट एंड बेसिकली कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स आपके साथ डिस्कस किया है। ये जो सारे पॉइंट्स है ये एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टर में क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, थ्योरेटिकल भी आएगा, और उसमें जो डेरिवेशन मैंने अभी दो लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो रिजल्ट्स है वो हमें यूज करने। ठीक है, बाकी डेरिवेशन का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू।